नमस्कार। 9 AM संस्करण में पब्लिक इंडिया आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद। दीपावली की और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर, हमारे प्रेक्षकों को भी, दर्शकों को भी। सेबी का अडानी कंपनियों को नोटिस, कांग्रेस ने लगाए नए आरोप। आज हमारा विषय है, सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। धारा 11 और 11B के तहत नोटिस जारी किए गए, जिसमें सेबी को निर्देश और दंड देने का अधिकार है। 2022 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में फंड निवेशक और अन्य लोगों को भी नोटिस भेजे गए थे। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ताइवान स्थित चैंगचुंग लिंक का नाम भी कारण बताओ नोटिस में आ गया है। अब तक टोटल 32 कंपनियां, जिसमें 4 कंपनियां अदानी ग्रुप की हैं, उनको सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। जबकि ये नोटिसेस ब्रीच ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के, कि मतलब कि आपकी शेयर होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रमोटर्स की, उसके वायलेशन का नोटिस भेजा गया है। जबकि जनवरी 2022 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इसका 23 में इसका खुलासा हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जांच अपने अंडर ले ली थी। मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिए गए थे कि सेबी की जांच पूरी हो जाने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मई महीने में 24 जांचों की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अब ये जो नए नोटिस इशू किए गए हैं, माना यह भी जा रहा है कि माधुरी पुरी बुच का कार्यकाल मार्च में खत्म होने वाला है। बहुत सारे इम्प्रोप्राइटरी के इल्जाम भी विपक्षी पार्टियों ने उन पर लगाए हैं, जिसमें वॉकहार्ट के अलावा जो जिन कंपनियों की जांच चल रही है, जो इंडिया बुल से रिलेटेड हैं, उनको किराए पे अपनी जगह देना। एक नारायणन साहब हैं, वो भी लेटरल एंट्री के द्वारा 2022 में सेबी के डायरेक्टर बने। उन पे भी इल्जाम है कि जो कंपनियां निवेश करती हैं स्टॉक मार्केट में, उन कंपनियों में शेयर होल्डिंग रखना जिसकी वैल्यू करीब 7 करोड़ रुपए, करंट में 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो इस तरीके के बहुत सीरियस इल्जाम आज पवन खेड़ा ने भी लगाए, जिसमें रेंटल इनकम का 2021-22 का ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का था। उसके अलावा विपुल और मुकेश और विपुल बंसल का नाम आया, जो इंडिया बुल से भी रिलेटेड हैं। उसके बाद जिनका मैं नाम ले रहा था वो हैं आपके ये अनंत नारायणन, जो 2022 में होल टाइम मेंबर बने थे। उन पर भी ये इल्जाम आया है कि उन्होंने आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज नाम की कंपनी, स्टॉक ब्रोकर नाम की कंपनी में निवेश किया और उस निवेश की कीमत 70 करोड़ रुपए, 0.76% ऑफ इक्विटी आंकी जा रही है। गिरीश जोशी जी, ये अब जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, पवन खेड़ा का भी आरोप आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, ये नोटिस अब क्यों जा रहे हैं? ये जब तहकीकात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इसकी इंडिपेंडेंट जांच करें, तब ये नोटिस क्यों नहीं गए और अब क्यों जा रहे हैं? क्या माधुरी पुरी बुच अपनी पोजीशन और जो एक्सपोजर्स हुए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, उनके हस्बैंड धावल बुच को लेकर, ब्लैक रॉक को लेकर, उसको लेकर परेशान है? एक इल्जाम जो है वो राहुल गांधी ने भी बड़ा सीरियस लगाया है कि माधुरी पुरी बुच ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया है कि अगर मैं इसमें फंसूंगी तो मैं सबको फंसा दूंगी। क्या ऐसा भी कोई मामला है? जी गिरीश जोशी। धन्यवाद अमित जी। देखिए, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव अच्छा है कि माधुरी बुच ने किसको धमका दिया। अब धमकाने वालों को कौन धमकाएगा? दिक्कत ये है कि ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में तो आप देखिए इनका जो पोजीशन है वो बहुत क्लियर था। 404 आने के बाद आज धीरे धीरे सारी इंस्टीट्यूट्स का तो जो पत्ता खुलता चला जा रहा है कि वो सारे के सारे इनके पिट्ठू हैं। तो आप अगर कुछ कर भी लेते हो, 16 पीआईएल खड़ी हैं जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, और सडनली आपने पहले कोर्ट ने बोल दिया क्लियर है, उन्होंने जो जवाब दिया है, तो ये मैं समझ रहा हूं कि जो नया आ रहा है, अभी हल्ला गुल्ला ज्यादा क्या हुआ है कि ऐसा कभी था ही नहीं कि सेबी में कोई नॉन आईएएस ऑफिसर रिक्रूट किया जाए। लेटरल एंट्री से जो ये लोग आ गए, उसके बाद अब ये उसको रिपीट नहीं कर पाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चला गया कि लेटरल एंट्री से ये नॉन आईएएस कैडर के आदमियों को भी अपना पावर्स दे रहे हैं, और जो काफी इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, जहां पे नहीं हो सकता था वहां पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। जैसे पोर्ट ट्रस्ट था तो पोर्ट को उन्होंने अथॉरिटी बना दिया, तो अब नाउ एनीबडी कैन कम विदाउट जो जिसके साथ पोर्ट का कोई कनेक्शन नहीं। दैट इज हैपनिंग।
तो उनको जो बिल्कुल बेसिक स्किल करना था, सारा गड़बड़ हो गया है आपका। ये 404 सीट नहीं आने और 240 आने के चक्कर में अभी यहां पर आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उनके पास एश्योरेंस जो था वो कि अल्टीमेटली एवरीथिंग विल गो टू द कोर्ट, और कोर्ट में कुछ होना नहीं है। अब देखिए इन लोगों ने जो चेंजेस करते गए हैं वो बिल्कुल, नोटबंदी के वक्त हमने देखा है कि कितने लोगों की बलि चढ़ी दी गई। फर्स्ट वो उर्जित पटेल ने बोल दिया मैं पैसे ऐसे तो आपको नहीं दूंगा, और वो पब्लिक डोमेन में अभी तो काफी ऑथर्स ने लिखा भी है कि मोदी जी ने बिल्कुल गुजराती में कमेंट किया था कि ये सांप की तरह पैसे के ऊपर बैठा हुआ है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का है जिस पे गवर्नर रिजर्व बैंक का बैठता है, पॉलिटिकल का पैसा नहीं है। तो वहां से अल्टीमेटली जब उन्होंने बोल दिया, ही वॉज ब्लंट इनफ टू टेल कि भाई बॉन्ड इश्यूज करना रिजर्व बैंक का काम है, आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आरबीआई कर सकती है। तो उन्होंने वो भी रूल चेंज करके एसबीआई को ऑथोराइज कर दिया था बनाने के लिए। तो इनका सिस्टम तो बहुत क्लियर था कि हमको जो चाहिए वो हम करेंगे, जो रास्ते में आएगा उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम करते करते माधवी बुच के साथ आ गए। उन्होंने शायद ये देखा होगा कि सबसे मिस्चीवियस कैरेक्टर कौन सा है, तो मिस्चीवियस कैरेक्टर वॉज माधवी बुच, क्योंकि उसके कनेक्शंस ब्लैक रॉक के साथ उनके हस्बैंड का वहां पे होना, और एज एन एडवाइजर। तो बहुत ही सोचने वाली बात तो ये है कि ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जो पूरी मोस्टली ऑल बैंक्स जिसके हाथ में है, उस आदमी को धवल बुच की क्या जरूरत पड़ गई एज ए कंसल्टेंट। तो ये सारा जो गेम था अब ये खुला हो रहा है, और थैंक्स टू अपोजिशन की, ये जैसे उन्होंने बोला कि भाई हमारे कोई विसल ब्लोअर है, वो आर वेरी इनसाइडर जो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो हिंडनबर्ग को आपने बड़ी मेहनत करके, मीडिया खरीद के, आपने सब पैसे यहाँ वहां करके, आपने मीडिया से काफी ये इंप्रेशन क्लियर करने की कोशिश करी कि भाई एवरीथिंग इज सेड एंड डन, कुछ भी नहीं है। वो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, अपना बेनिफिट देखने के लिए वो ये गेम करता रहता है सब जगह पे। लेकिन अभी सेबी के कार्ड ओपन होते चले जा रहे हैं। आप एक देखिए सिंपल कितनी चीजें इन्होंने लेट गो करी है कि फोर्थ के रिजल्ट आने के पहले होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब बोलते कि आप शेयर खरीदिए, डबल हो जाएंगे, आप लोग सब करोड़पति हो जाओ। नाउ दैट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट, और दैट इज अ बिग ऑफेंस। इन्फ्लुएंसिंग ऑफ मार्केट में सेबी बॉम्बे नहीं कम से कम 6 लोगों को करोड़ों की पेनल्टी करी है। सम ऑफ देम हैव इवन बीन इम्प्रिजन्ड फॉर दैट। तो आप अगर कानून जो बनाते हो वो एक के लिए एक है, दूसरे के लिए दूसरा है, और इसी फियर में ये आदमियों को इकट्ठा करते चलेगा। आज भी भाजपा की सरकारें जहां पे भी बनी है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर। आज मोहब्बत से, आपके डेवलपमेंट से कौन आया है? तो सेबी में आप देखिए कि कितना अनफॉर्चुनेट ये हम लोगों का काम अब हो जाता है कि हम वो लोगों को समझाए जो वो सिटिंग ऑन द फेंस। जब रिजर्व बैंक की गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोलते हैं कि लास्ट 5 साल से कुछ शॉर्ट टाइम गैम्बलर्स आ गए, 75% इनटू द मार्केट आर गैम्बलर्स, मतलब वो रोज का बेनिफिट देखते जीतते, तो उसके ऊपर तो आपकी मार्केट नहीं चलेगी। और मार्केट वो अच्छे से चला रहे हैं। आप पूरा लास्ट 15 दिन का आप स्टडी कर लीजिए ग्राफ, जैसे ही कुछ अडानी के खिलाफ आता है शेयर गिरता है, उसी वक्त पे एक नया उनका एनक्रोचमेंट, उनका एमालगमेशन, सीमेंट कंपनी की कैपेसिटी बढ़ रही है, वो न्यूज इतना ज्यादा फोर्सफुली फ्लोट होता है कि शेयर अगेन कम्स बैक, जंप्स टू द नॉर्मल पोजीशन। तो ये जो पूरा एक मेलिस, पूरा जो एक गैंग बना हुआ है, आई एम नॉट हेजिटेंट टू से कि ये एक माफिया गैंग जो ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि उनको पता होता है कि जहां पे हम लोग स्लो हो रहे हैं वहां पे दूसरे किस एंगल से फास्ट होना है। तो आप ये देखिए अभी इसमें और एक बहुत फंसने वाली जो बात आ रही है, दैट इज एलओडीआर। अभी एलओडीआर में द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रेगुलेशन जो 2015 में था, उनको वो करना था डिक्लेरेशन, जो पब्लिक शेयर्स में होल्डिंग करते हैं, दे हैव टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स अगर उनके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशन हो रहा है कि भाई क्या गड़बड़ हुई है। दैट इज नेवर फॉलोड। तो उन्होंने 2015 में उसमें से अपने दोस्तों को निकालने के लिए अमेंडमेंट भी कर दिए। बाद में 23 में भी उसमें और एक अमेंडमेंट आया, दैट वाज 10th of July 2024 में। ये दिस इज डन ओनली कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 5 से 10 लाख का क्लासिफाई किया था, वो उन्होंने उसको बाद में कर दिया 15 से 20 लाख। तो स्मॉल टाइम जो गैम्बलर्स थे, दे स्टार्टेड एग्जिस्टिंग देयर, क्योंकि वो जो भी गेम हो रही थी वो छोटी मोटी उसमें हो रही थी। तो इन्होंने सारों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, और उनको लग रहा था कि क्योंकि छोटी मार्केट मैनिपुलेट होके भी अगर तैरती रहेगी तो अल्टीमेट इंप्रेशन ऑफ द मार्केट विल बी स्टेबल। लेकिन आपके एफडीआई कितने विड्रॉल हुए हैं लास्ट, आप सिर्फ 3 महीने में देख लीजिए। 86,000 करोड़ सिर्फ अक्टूबर में हुए। करेक्ट, एग्जैक्टली, आपने फिगर बताया। तो वो ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दे आर सीरियस ऑपरेटर्स। वो आपकी हैंकी पैंकी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, और ये कब कोलैप्स हो जाएगा वो भरोसा नहीं है। लेकिन एक चीज आप रिपीटिंग होते देखिए,
जी। एक और बता दो, $9,000 मिलियन की ये निवेश जापान को गया है, इंडिया से विड्रॉ हुआ है, जापान में गया है। तो जापान में उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंज्यूमर्स के पास पैसा है माल खरीदने के लिए। इंडिया में नेस्ले और जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उसमें आज ही की खबर बता देता हूं, रूरल डिस्ट्रेस ज्यों का त्यों है, अर्बन परचेजिंग नोज डाइव कर गई है। गाड़ियों से लेकर कंज्यूमर आइटम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम, यहां तक कि फल सब्जी और त्योहार में जो सामान खरीदा जाता है वो भी खरीदने लोग बाजार में नहीं जा रहे। इस तरीके का जो चुप्पी है मार्केट में वो बड़ी डेफनिंग है, जो सरकार को नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि सरकार तो देख रही है कि विकास हो रहा है। वो विकास कुछ ही लोगों को हो रहा है, जैसे कि आपने अभी बताया। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, आप इससे पहले कि इसको कंक्लूड करें, कि सेबी ने जो बात विनोद अदानी और पब्लिक होल्डिंग की थी वो तो सच साबित हो गई। बहुत सारी शेल कंपनियों के थ्रू शेयर्स को खरीदा गया, बेचा गया, ₹100 का शेयर 4,000 का हो गया। इसमें ताइवान का एक इन्वेस्टर है चैंग चुंग लिंग, उसका अदानी ग्लोबल और गोदामी इंटरनेशनल, ये 2 कंपनीज के साथ उसका कारोबार था। विनोद अदानी से उसके तार जुड़े हुए थे। वो ताइवानीज कंपनी जो गोदामी इंटरनेशनल थी वो भी उसका खुलासा जॉर्ज सोरोस ने किया था, जो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के हैं। हमारी सरकार ने जॉर्ज सोरोस को बोल दिया कि जॉर्ज सोरोस भारत का दुश्मन है। अनभक्तों ने बहुत सारे ट्वीट लिखे जॉर्ज सोरोस के बारे में, चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं। अब बात यह आ जाती है कि ग्रो मोर जो उसकी कंपनी थी चैंग चुंग लिंग की, उसने रातों रात $423 मिलियन का गेन किया जब अदानी पावर का मर्जर हुआ। मतलब ये इनसाइड इंफॉर्मेशन के बगैर तो नहीं हो सकता। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यूएस फेडरल लॉ में इनसाइड ट्रेडिंग की बहुत सख्त सजा है। मेरे ख्याल 100 साल की या 90 साल की जेल होती है उसमें। तो इनसाइड ट्रेडिंग करना मतलब कत्ल से भी ज्यादा गुनाहगार है वो है। यहाँ जो सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी माधुरीपुरी बुच जो है वो चेयरपर्सन है, वो खुद ही ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज में पैसा लगाती हैं जो उनको पहले ही पता होता है कि अदानी का शेयर कहां से कहां जाएगा। तो इनसाइड ट्रेडिंग तो चेयरमैन अपनी कुर्सी पे बैठ के कर रही है, तो वो रेगुलेटरी बॉडी कैसे हुई? और उस पर नकेल कसने के लिए जब पीएसी ने उनको बुलाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहती है कि मैं किसी कारणवश पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आ सकती, और मुश्किल है कि वो जाएंगी भी। तो इस तरीके की जब स्वामित्व वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, वो मिसयूज कर रही हैं अपनी पावर का, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन और देश के लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया सिरे से इन लोगों ने। तो इस पे नकेल कसेगा कौन? गिरीश जोशी जी, सोल्यूशन क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं। सर सॉल्यूशन तो आप देखिए, अभी रे ऑफ होप एक ही रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को भी ये लोग आज भी देखिए मध्य प्रदेश में कुछ डेलिबरेटली काफी मिसचीफ्स होंगी। अभी तक तो एवरीथिंग वाज केक वॉक, लेकिन अब जैसे देख रहे हो कि ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया, तो उसके अंदर काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अब सोशल मीडिया पे भी आएंगे। अभी कहीं आपका नाम अपियर हो जाएगा कि आपको हर महीने 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। आई एम स्टिल इन्फॉर्म बाय सम ऑफ द ऑफिसर्स कि भाई आप अपने अकाउंट पे रोज वॉच करिएगा, कहीं ऐसे नहीं आपके अकाउंट में कहीं 10 लाख रुपए आ जाए और आप पे केस बन जाए। दीज थिंग्स कैन हैपन। अभी ये जैसे गेमिंग में हो रहा है, गेमिंग में किसी के अकाउंट में पैसा आ गया कहीं से, दैट मैन डजंट नो, लेकिन उसका सडनली अकाउंट फ्रीज हो जाता है, फिर उसमें बैंक वाले पुलिस वाले सब मिलके वो अकाउंट डिफ्रीज करने का पैसा ले रहे हैं। तो काफी कुछ हो रहा है। आप ये देखिए, दिस इज लाफेबल थिंग कि प्रधानमंत्री मन की बात में आके बोल रहे हैं कि आप लोग अलर्ट रहिए। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताता हूं, आप यूट्यूब में स्कैम बाइटर्स करके एक आप देखिएगा, ये रशिया के और अमेरिका के अमेजोन और इनके हायर किए हुए हैकर्स हैं। ऑफिशियली दे आर रिपोर्टिंग टू एफबीआई। वो हमारे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके स्कैमर्स की ऑफिस में घुस के पूरा उनका सिस्टम हैक करके उन्हीं की शक्ल उनको दिखा के पुलिस को रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस जगह पे ये आदमी ऑपरेट कर रहा है। तो आप अपनी सिस्टम को रिवैम्प करिए। आप पब्लिक को डरा के क्या करेंगे? जो अनपढ़ आदमी है उसने अगर वीडियो कॉल ओपन कर भी लिया और वो डर जाएगा। और आपके पुलिस का रेपुटेशन तो सबको पता है, यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो हाउ कैन पीपल सर्वाइव लाइक दिस? तो ये सेबी का इनका जो हम लोग बात करें उसका रीजन पता है कि आउटकम कुछ नहीं होने वाला है अल्टीमेटली। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ नहीं कहने वाली है। इलेक्शन कमीशन की इतनी सारी कंप्लेंट्स होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया?
तो ये षड्यंत्र जो ये रच रहे थे, ये शायद मेरे ख्याल से राहुल गांधी के अलावा किसी को समझ में नहीं आया कि भाई ये बहुत डेंजरस गेम हो रही। तो आप स्मार्ट मूव देखिए कि उसने फ्रॉम द डे वन पार्लियामेंट में उसने वही डर का माहौल उठाने की कोशिश करी और उन्होंने लास्ट में जो बोल दिया कि डरो मत और डराओ मत, दिस इज द एग्जैक्टली थियरी दैट दे आर वर्किंग। आज महाराष्ट्र में 1+1 2 दिख रहा है, लेकिन उसको फिर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं विद इन 24 आवर्स। तो ये जो डर्टी गेम्स चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि आपने पूरी इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में कर लिया है। यूपी बिहार में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, पुलिस एट्रोसिटीज हो रही हैं, लेकिन देयर इज नो से। तो आपने देखिए कि लो मार्जिन में जिनको बेनिफिट मिला, आप गुजरात की बात कर रहे हो तो गुजरात का एक मोडस ऑपरेंडी आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं वहां पे द कॉस्ट ऑफ दैट लैंड जो शायद 10,000 रुपए एकड़ थी, आज वो 2 करोड़ रुपए एकड़ बिकने लगी है। तो मनी स्टार्टेड फ्लोइंग। आप जो बोल रहे हो वो अर्बन एरियाज में ही प्रॉफिट में और वहां पे पैसा दिख रहा है, रूरल में नहीं, क्योंकि नोबडी इज गोइंग इन रूरल। आपने गिफ्ट सिटी क्रिएट कर दी, गिफ्ट सिटी के अंदर आपने मैनिपुलेशन कर दिया, 1% डिफरेंस ऑफ द गोल्ड रेट और करोड़ों रुपए गोल्ड का स्मगलिंग हो गया सर। सो यू आर क्रिएटिंग ऑल द स्कीम्स टू बेनिफिट द इम्पोस्टर्स। तो आपने पता है कि भाई इसमें एक चीज और ऐड कर दो, सिल्वर का फ्री इंपोर्ट अलाउड है, सिल्वर पे कोई ड्यूटी नहीं है गिफ्ट सिटी में, यूज्ड इन सोलर पैनल्स डायरेक्टली अदानी और उनके वारी वगैरह को बेनिफिट देने के लिए जो सोलर मैन्युफैक्चर करते हैं पैनल्स। तो कौन सा किसी शहर में किसी SEZ में सिल्वर इंपोर्ट पे जीरो ड्यूटी नहीं है, गिफ्ट सिटी में है, तो कैसे रोकेंगे? अगर गिफ्ट सिटी में सिल्वर इंपोर्ट आज 1,01,000 रुपए किलो सिल्वर है, आप सिल्वर इंपोर्ट कीजिए गिफ्ट सिटी में और उसको बना के ज्वेलरी बना के बेचिए, उसका कौन चेक करेगा उसको? तो वही बता रहा हूं कि इन लोगों के जुड़ने के बाद यही बेनिफिट होता है कि ये इनको पता है पार्टी में जो बिजनेस में जुड़ जाएगा उसको बहुत बेनिफिट होगा। आप इनकी जो सारी पॉलिसीज है, आप सिर्फ एक मैं आपको मुद्दा बता दूं कि डीजल का भाव जब बढ़ता है ना तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक कर देते हैं, पूरे हाईवेज जैम कर देते हैं। 98 तक पहुंचा है, कहीं स्ट्राइक देखी आपने? नहीं। उन्होंने सेपरेट एक पोजीशन क्रिएट कर दी थी कि जो इंपोर्टर्स थे 2 नंबर वाले, उन्होंने डीजल इंपोर्ट कर दिया केमिकल डिक्लेयर करके, उन्होंने जीएसटी का बेनिफिट भी लिया, 34 रुपीज वॉज द डिफरेंस। तो धंधा चल रहा था क्योंकि सामने ट्रांसपोर्टर का भी बेनिफिट हो गया, उसका भी प्रॉफिट बढ़ गया। तो इनको एग्जैक्टली पता है कि कैसे इनको जितने जिसकी कैपेसिटी है उतना मुंह में डाल के उनका मुंह बंद रखाओ और एवरीथिंग गोज ब्ला ब्ला। ये शायद दूसरी गवर्नमेंट्स में इतनी सारी श्रूडनेस नहीं थी या उनको बिजनेस माइंड नहीं था, तो ये मैनिपुलेशन चलाते रहते हैं। इन्होंने जो भी स्कीम करी होगी उसमें 100% उनका कोई ना किसी लॉबी को बेनिफिट होता रहेगा, और ये सेबी वाज एग्जैक्टली लाइक दिस। लेकिन जैसे उन्होंने बोला, अब उनको पता चला कि अब गैम्बलिंग का पोजीशन क्लियर हो रहा है, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसमें सारे गैम्बलर्स आ गए जो रोज 500-1000 रुपए का बेनिफिट दे। तो बेरोजगार बच्चे क्या करेंगे? और उनको यूट्यूब पे आप देखिए इतने सारे ट्यूटर्स आ गए हैं कि आप कैसे मार्केट को स्टडी करोगे, आप इतने पे बुक करिए, और वो बता रहे हैं मैंने इतना बुक कर दिया, रोज का मैं 1000 रुपया कमा रहा हूँ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे मिसलीडेड द पीपल। आप स्टार्टअप इंडिया पे प्रोग्राम नहीं बना रहे हो, मेड इन इंडिया का प्रोग्राम नहीं बना रहे हो, SME को कैसे बेनिफिट करना है उसका प्रोग्राम नहीं बना रहे हो। तो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ डर्टी गेम, और ये चलता रहेगा जब तक इंस्टीट्यूशंस इनके हाथ में है। जी आत्मजीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी PAC ने जो अकाउंट्स का लेखा जोखा देखती है, जो सरकारी व्यय होता है, खर्चा होता है, उसके लिए हमारे यहाँ प्रावधान है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं, सरकार के भी लोग होते हैं। KC वेणुगोपाल उसके हैं अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने जब उनको कॉल किया, उन्होंने कहा महिला होने के नाते वो नहीं आ पा रही, कोई उनकी एक्सीजेंसी होगी, तो उन्होंने दूसरी डेट अब नवंबर के बाद विंटर सेशन लगने से पहले ये उनको बुलाया जाएगा। और मान लीजिए वो नहीं आती हैं तो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने माधुरीपुरी बुच को लेकर अदानी और मोदी सरकार के रिश्तों को एक्सपोज करने का पूरा बीड़ा उठा लिया है। इसमें एक बात आखिर में मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि बुच जो है, माधुरीपुरी बुच मार्च के आखिरी हफ्ते में रिटायर हो रही हैं। हो सकता है वो पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लें जनवरी के महीने में, कोई बड़ी बात नहीं, या हो सकता है विंटर सेशन होने से पहले ही वो अपना त्याग पत्र दे दें, ये भी हो सकता है। और कहा जा रहा है कि अब लेटरल एंट्री के द्वारा किसी प्राइवेट पर्सन को सेबी में नहीं भेजा जाएगा। वहां के जूनियर ऑफिसर्स बहुत खफा है। आपने देखा उन्होंने सेबी के बाहर हड़ताल भी कर दी थी, हालांकि उसको व्हाइट वॉश कर दिया गया है। मोदी मीडिया द्वारा कुछ खबर दिखाई भी गई थी तो उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया, कोई खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी उसके बारे में। क्या कोई ब्यूरोक्रेट
जो ये रायता सारा फैला गए, सेबी चीफ अनंत नारायण, और जो ये सारी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, पीएसी भी पड़ गई है इसमें, और पार्लियामेंट में भी बहुत हल्ला मचने वाला है इनसाइड ट्रेडिंग को लेकर। तो क्या कोई ब्यूरोक्रेट इस पोजीशन पे, मतलब एक तख्तों के ताज पर बैठ पाएगा, और बैठेगा तो कैसे चलाएगा? क्योंकि मामला तो बहुत गंभीर है और सेबी पर सवाल खड़े हो चुके हैं, जो खुद रेगुलेटरी बॉडी है और देश की इंपॉर्टेंट, देश के निवेशकों का पैसा, जैसे कि आपने कहा कि 90,000 करोड़ रुपया हर महीने पिछले 3 महीने में एफआईएस निकाल के ले गई, और उनको सपोर्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट आज भी 80,000 पे खड़ी इसीलिए है कि डीआईआई द्वारा और एसआईपीज द्वारा 22,000 करोड़ रुपया और डीआईआई द्वारा 76,000 करोड़ रुपया हर महीने निवेशकों का जा रहा है। तो अरबों रुपया मार्केट में लगा है, और सेबी के चेयरमैन अब कौन बनेंगे, और वो तख्तो ताज पे बैठ के आगे काम कैसे करेंगे? मैं आखिरी टिप्पणी आपसे इस पे चाहता हूं। सर, हिस्ट्री तो बिल्कुल सामने आपके फ्रेश पड़ी। नीरव मोदी को क्या हुआ, विजय माल्या का क्या हुआ? आप एक समझिए, ये तो बिल्कुल एक रेगुलेटरी बॉडी है। रिजर्व बैंक का बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल है कि स्विफ्ट का जो पासवर्ड होता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग मैनेजर या सीनियर मैनेजर के पास होता है। ये मैं आपको कंफर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि माय वाइफ वाज विद स्टेट बैंक इन अ सीनियर पोजीशन। वो मैनेजर अगर कहीं बाहर गया तो स्विफ्ट का पासवर्ड देने से इतना डरता था कि वो बोलता था कि नहीं मैडम, आप ऑपरेट करके बंद कर दो, फिर मैं फोन बंद करूंगा। लेकिन मोकरी देखिए कि नीरव मोदी की ऑफिस, पंजाब नेशनल बैंक का स्विफ्ट का पूरा कंप्यूटर ही नीरव मोदी के ऑफिस में चल रहा था, वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे। और फॉरेन बैंक जब आपसे स्विफ्ट कंफर्म कराती है कि इज दिस गुड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे इसी का आदमी यस कर देता था और पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। दिस वाज क्यों? तो उसका क्या हुआ? नीरव मोदी को, वो मैनेजर जो छोटा मोटा था जिसने बहुत अच्छा पैसा खाया, वो जेल में पड़ा है। लेकिन मैटर इज ओवर। आज आपको और मेरे को याद नहीं है कि भाई स्विफ्ट का पूरा बैंक कैसे नीरव मोदी के ऑफिस से चल रहा था। तो दिस विल हैपन। शी इज अ प्राइवेट पार्टी, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं, शी इज नॉट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ना इनका कोई उसमें पेंशन लगा हुआ है, ना ग्रेच्युटी लगी हुई है। ये भी चली जाएंगी, उन्हीं को ज्वाइन कर लेंगी। बंगले तो सारों ने लेके रखा है, अडानी जी ने, अंबानी, सबने लेके रखे, वो कहीं बंगले में जाके पड़ी रहेगी। आपके यहां से सोना उठा के नित्यानंद स्वामी चले गए हैं अमेरिका में, एक टापू लेके उन्होंने एक देश बना दिया है कैलाशा, उसकी करेंसी है, उसकी रिजर्व बैंक है, तो उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो। वो गोल्ड ले कैसे गया यहां से? तो आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल माफिया ऑपरेशंस हो गए हैं। आपको जो करना है, पुलिस अपना थोड़ा बहुत रोल कर लेगी, कुछ को पकड़ के अंदर कर देंगे, लेकिन द मेन कल्प्रिट्स यू आर नेवर गोइंग टू फाइंड देम आउट। और आ जाएंगे तो क्या हुआ? आज तक इतने करोड़ों रुपए लेके चले गए, उनका क्या हुआ? लेकिन जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी और हम लोग जातियों में बट के अपने अपने वोट काटते रहेंगे, हम इसका वोट काटेंगे, वो उसका काटेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तो हमारी जब तक सोच उतनी ही रहेगी पॉलिटिक्स तक, तब तक इस देश का कोई भला नहीं कर सकता है। वी विल हैव टू बिकम नेशनलिस्ट। जी चलिए, इसी नोट पर आज की हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।